हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल डूइंग फाइन। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने वीडियो पे आ जाते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बुनियाद है। और यहाँ के बाद अब आप कैपेबल हो चुके हो बहुत सारे पावरफुल सी प्रोग्रामिंग्स को बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, हमने काफ़ी कुछ देखा सी लैंग्वेज के बारे में। और अब जो हम चीज़ देखने वाले हैं उसको मैंने प्रिपेयर किया है, मैं दिखा देता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया है जिसमें कि 4 क्वेश्चंस हैं। हमने थ्योरीज देखी, थ्योरी पे कमांड हमारा हो गया। अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनसे कि हमारा सी लैंग्वेज के फर्स्ट चैप्टर में वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कांस्टेंट पे एक अच्छी सी पकड़ बन जाए। चलो बढ़िया। अब देखो सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले ए में देखेंगे यूजिंग हार्ड कोड इनपुट। चलो बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ जो कि विजुअल स्टूडियो कोड का है। सी लैंग्वेज का शॉर्टकट्स नहीं है, ये वीएस कोड का शॉर्टकट है जो कि पता होना चाहिए। हैंडी है और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा करने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे यूज़र स्निपेट्स पे। यूज़र स्निपेट्स पे आना है, सी ये वाला सी को क्लिक करना है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको करूँगा अनकमेंट। चलो बढ़िया, ये हो गया अनकमेंट। ये स्निपेट है बेसिकली। स्निपेट ये होता है कि हम एक यूज़र बॉयलर कोड बनाते हैं जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। ये डॉट जेसन फाइल है, जेसन फाइल के बारे में अभी उतना जानना की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले सी बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। तो देखो सी बॉयलर प्लेट कोड वो होता है जिस प्रोग्राम को हम बार बार लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं जिसका हम लोग नाम रख देते हैं 02_chapter.c। चलो बढ़िया, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रीफिक्स की जगह पे हम लोग को यहाँ पे बनाना है सी बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा, जो सबसे पहले मुझे चाहिए अपना जो कोड होता है उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए हैशटैग include stdio.h। ठीक है, ये चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए एक लाइन मुझे छोड़ना है बेसिकली इंट लिखने के लिए। देखो ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। बस 1 मिनट के लिए बस ध्यान दो कि मैं स्निपेट्स कैसे बना रहा हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट मेन हो गया। अब फिर तो यहाँ पे अब मुझे कर्सर को डाउन करना है और फिर यहाँ पे मुझे चाहिए रिटर्न 0 सेमीकोलन के साथ चलो, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट। अब देखो इतना मैं लिखता हूँ, इतना मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं अपना डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, कितना भी बड़ा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सी बॉयलर प्लेट कोड। चलो बढ़िया, अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लूँगा। अब देखो मैजिक क्या होता है। देखो अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा बॉयलर प्लेट कोड और इंटर, देखो यहाँ पे मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने गलती कहाँ की है, ये वाला मेरा कर्सर यहाँ आना चाहिए जो कि यहाँ आ रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैंने /n दे दिया था, /n देना है यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव करेंगे
इसको हटा दो, इंटर। देखो अब देखो मेरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ पे आए, मेरा कर्सर यहाँ पे आए, यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्सर लाने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बस लिख दूँगा $1 से मेरा कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद इसको Ctrl+S सेव करना है। देखो आ गया है मेरा कर्सर यहाँ पे। अब उसके बाद मैं यहाँ से अपना कोडिंग शुरू कर सकता हूँ। डेमो के लिए printf ले लो, हेलो आई एम बैक विद रुद्र। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। इसको मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। सेव किया, रन किया, हेलो आई एम बैक विद रुद्र। चलो बढ़िया। अब उसके बाद ये स्निपेट समझ गए ना, स्निपेट्स कैसे बनाना है। यहाँ पे जाना है सेटिंग में, यूज़र स्निपेट्स, सी जो यहाँ पे मैंने बनाया सी जेसन ये वाला, इसे स्निपेट्स में यहाँ पे वो स्निपेट्स बेसिकली होता है जिसमें कि जो कोड हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। अब देखो मैं इसे जैसे कर रहा था, यहाँ पे सी बॉयलर लिखा, इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कर्सर यहाँ से शुरू हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, यहाँ से शुरू हो। तो यहाँ से शुरू करने के लिए मैं इसे एक टैब आगे बढ़ा दूँगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे /t जोड़ देना, /t जोड़ देंगे, एक टैब आगे आ जाएगा। मैं इसे आगे लिख देता हूँ /t। चलो बढ़िया, रिटर्न 0 में भी दे देता हूँ। अब देखो अब क्या आएगा मेरा यहाँ पे, देखो आ गया वहाँ पे। यहाँ से मेरा कोड शुरू हो रहा है। अब इसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं अपने नोट्स पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करवाना है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा इंट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ इंटीजर्स में इंटीजर वैल्यूज़ होंगे उनके। तो इंट लेंथ इक्वल्स टू 10, ब्रेथ इक्वल्स टू 15। चलो printf ले लो, the area of the rectangle is %d। %d इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। कुछ नहीं करना है, Ctrl+S रन कर देना है। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 150। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी का बी वाला, यूजिंग इनपुट सप्लाइड बाय द यूज़र। अब यूज़र से इनपुट लेना है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे हम वापस से अपने कोड्स पे। यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से पूछ लेंगे कि यूज़र बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे एक /n, फिर इस पे डाल देंगे scanf %d एम्परसेंड
लेंथ। अब देखो ये हो गया लेंथ के लिए, और ब्रेथ के लिए भी सेम करना है। यहाँ पे बस लेना है ब्रेथ स्लैश n ब्रेथ। अब यहाँ पे दूसरा प्रिंटफ ले लेंगे जिसमें हम इसका कैलकुलेशन करवा देते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी, जो कि आएगा लेंथ ब्रेथ। चलो बढ़िया। अब देखो ये इधर उधर हो रहा है तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे ये करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये सब एक साथ में आ जाएगा। चलो कंट्रोल एस से सेव करना है, टर्मिनल न्यू टर्मिनल, और उसके बाद GCC। आज हमने 02 से चैप्टर बनाया था, 0 टैब, उसके बाद 8 टैब। देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डाल देते हैं सपोज 20। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, 10 डाल दो। देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200, 20 इंटू 10 200। चलो बढ़िया, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड मॉडिफाई द सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर गिवन इट्स रेडियस एंड हाइट। चलो देखो एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं, तो यहाँ से मैं यहाँ तक कर देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है πr²। तो इंट रेडियस पहला ले लूँगा और मैं ले लूँगा फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। पाई का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ले लिया मैंने, रेडियस की वैल्यू ले लो 3 समथिंग। चलो अब उसके बाद प्रिंटफ ले लो, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटाइल एफ इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। तो परसेंटाइल एफ इज πr²। कंट्रोल एस सेव, The area of rectangle is 28.26001। यह हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्कल आ गया। अब देखो इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मॉडिफाई द सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर में होता क्या है, एक हाइट होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे इंट हाइट इक्वल्स टू 5 सपोज। तो यहाँ पे प्रिंटफ हो जाएगा द एरिया ऑफ सिलेंडर इज परसेंटाइल एफ पाई रेडियस परसेंटाइल एफ इंटू हाइट। चलो बढ़िया, यहाँ पे ऑल्ट करके स्लैश है। देखो
ऑल्ट करके कर्सर को जहाँ भी मूव करोगे वहाँ पे एक आ जाएगा अनदर कर्सर आ जाएगा। तो उसके बाद आराम से जहाँ चाहिए वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। हटाने के लिए बस कहीं भी रैंडम क्लिक कर देना है बिना ऑल्ट के साथ। चलो देखो, अब इसको करते हो कंट्रोल एस सेव, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, GCC 0 टैब। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या गलती हो रही है, देखो मैंने /n इसके बाहर लिख दिया, /n होना चाहिए यहाँ पे। चलो कंट्रोल एस, कोई बात नहीं। GCC 0 टैब, A टैब, देखो the area of circle is 28.26001, the area of cylinder is 141.3.0005। चलो बढ़िया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट। अब देखो सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, ये है फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सीधा आ जाऊँगा। तो देखो सबसे पहले एक बना लेंगे सेल्सियस, तो इंट सेल्सियस का CEL लिखूँगा, इन सेल्सियस इंटू इसको 37 सपोज, और यहीं पे लिख देता हूँ फार मतलब फ़ारेनहाइट। चलो अब फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करने वाली फार्मूला लिख दूँगा, FAR = जो हमने किया था कॉपी। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हटाना क्या है, यहाँ पे हटाना है मुझे, मॉडिफाई करना है इंस्टेंस, सेल्सियस को CEL लिखना है और इनटू की जगह पे मुझे एस्ट्रिक का मार्क देना है। बाकी सब मेरे ख्याल से ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे एक सेमीकोलन। चलो बढ़िया, अब देखो इसको कर दो printf सेल्सियस converted into height is percentile D far। चलो बढ़िया, इसको कर लो कंट्रोल एस सेव। GCC 0 टैब, A टैब, देखो सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट इज 98, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। 37 सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, देखो 37 सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट = 98.6। 98.6 यहाँ पे आया 98 इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया था, तो आउटपुट इंटीजर में आएगा। चलो नोट्स की तरफ आते हैं वापस। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको कर लेता हूँ वापस से क्लियर, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड इंट प्रिंसिपल = ले लो 100, मैंने P लिया है, P इन सेंस प्रिंसिपल, रेट = 4 और टाइम = 1 साल, सपोज 1 साल के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है SI लिख देंगे, सिंपल एक और इंटीजर लेना पड़ेगा यहाँ पे SI। अब देखो SI = P × R × T, इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज, और ये होता है डिवाइडेड बाय 100। printf
सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज परसेंटाइल डी SI. कंट्रोल एस सेव, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, GCC 0 टैब 8 टैब इंटर। देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल की स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज 4 देखो 100 रुपीज़ में 4 के रेट से 1 साल के लिए 4 रुपये का अमाउंट, अब टोटल 104 रुपये देने होंगे। चलो ये हो गया हमारा सेट कंप्लीट, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, यानी कि हमने अब काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब हम आगे तगड़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधा जंप करते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में जंप करने के लिए हमारे पास क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। देखो अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली ये है कि अगर हमें कुछ बनाना है तो उसकी एक रेसिपी होती है। सपोज़ हमें पनीर बटर मसाला बनाना है तो उसके लिए हमारे पास रेसिपी होनी चाहिए कि हमें ये प्याज काटना है, प्याज के बाद हमें मसाले डालने हैं, प्याज को ऐसे भुनना है, उसके बाद हम उसमें गरम मसाले डालेंगे, जो कुछ भी, मतलब एक प्रॉपर रेसिपी होती है। उसी तरह प्रोग्राम्स को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर रेसिपी होती है, ठीक है, उसे ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहला होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में होते हैं इंट, फ्लोट और भी बहुत सारे होते हैं, जो कि 32 होते हैं टोटल। तो ये सारे ये हो गया टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में होते हैं तुम्हारे बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, ये होते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, देखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई रिपीट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में फ़िलहाल इतना ही समझो कि ये हमारे डिसीजंस को, मतलब प्रोग्राम में कुछ डिसीजंस डालने पड़ते हैं कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट करना है, कौन सा लाइन बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसको स्टैंड बाय में रखो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में डिसीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आ जाओ सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में। देखो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखो ये होता है इंट होता है, फ्लोट होता है, ये सब टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इंट i इक्वल्स टू 10, इंट j इक्वल्स टू i, इंट a इक्वल्स टू 2। तो इंट a h इक्वल्स टू a प्लस j माइनस 1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फ्लोट b इक्वल्स टू a प्लस 3। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस किया है, देखो चलो बना के देखते हैं। यहाँ से मैं इसको टोटली हटा दूंगा। सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट आ गए हम अपने बॉयलर प्लेट कोड में। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक एरर प्रोड्यूस करता हूँ। अगर मैं इसको लिखता हूँ फ्लोट a इक्वल्स टू सपोज 3.4 और फ्लोट b इक्वल्स टू a प्लस 4.7। तो बताओ ये क्या प्रोड्यूस करेगा। अभी तो फिलहाल इसको रन करूँगा तो देखो परसेंटाइल f जो कि है b। देखो देखो 8.1, 3.4 प्लस 4.7, 8.1। तो अगर मैं इसमें कह दूं, कि मैं a को
ए को मैं नीचे लिख दूं, मतलब मैं पहले बी का वैल्यू डिक्लेयर कर दूं, मैं पहले बी का वैल्यू डिक्लेयर कर दूं फिर ए का वैल्यू डिक्लेयर कर दूं, तो क्या ये मुझे यही आंसर देगा? चेक करते हैं। GCC 0 टैब ए टैब। देखो इसने आंसर दिया, नहीं देना चाहिए, मैंने सेव नहीं किया था। देखो अभी देखो एक एरर आ गया, सॉरी, देखो यहाँ पे एक एरर आ गया, अभी आया। तो एरर क्यों आया? देखो हमने पहले बी का वैल्यू दिया और उसमें ही डिटरमाइन कर दिया कि ए को ऐड कर दो 4.7 से, और बाद में हमने ए की वैल्यू बताई। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर ने पहले इस लाइन को रीड किया और यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसे ए तो कहीं मिला ही नहीं, इसके पहले ए तो कहीं मिला ही नहीं, तो वो उसे एग्जीक्यूट क्या करेगा? अब ऐसे समझो, मैंने तुम्हें रेसिपी दी और कहा कि 2 चम्मच नमक मिक्सचर में डाल दो। तुम कहोगे यार कौन सा मिक्सचर, मिक्सचर तो बताया ही नहीं, मिक्सचर तो दिया ही नहीं है अभी तक। मैं कहूँगा मिक्सचर कहाँ है, मिक्सचर नीचे है। तो कहो ये कैसी रेसिपी है यार कि तुम बाद में बता रहे हो मिक्सचर नीचे और पहले कह रहे हो उसमें 2 चम्मच नमक डाल दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें ऐसा किसी भी कंसेप्शन को तैयार नहीं करना, हम हमेशा पहले देंगे ताकि हमारा कोड अच्छे से रन करे। चलो बढ़िया, अब देखो ये रन हो जाएगा int ABCD और ABCD इक्वल्स टू 30, ये हमारा अच्छे से रन हो जाएगा क्योंकि इसमें देखो ये वाला ठीक है, int ABCD A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 30। देखो इसका मैंने कहीं पे प्रिंटफ दिया है नहीं, प्रिंटफ अगर यहाँ पे दे दूंगा मैं %D A, ये वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, सेव किया, टर्मिनल न्यू टर्मिनल GCC 0 टैब A टैब, देखो 30 आ गया मेरे यहाँ पे। ठीक है वैल्यूज़। अब आ जाओ नोट्स पे। अब देखो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझो। इसमें देखो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक ऑपरेंड्स होता है और एक ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेंड्स कहते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है int I इक्वल्स टू 3 × 2 + 1, तो 3 और 2 1 हो गए हमारे ऑपरेंड्स, और ऑपरेटर्स है एस्ट्रिक और प्लस का साइन। ठीक है, ऑपरेंड्स हो सकते हैं इंट या फ्लोट या भी डबल, 4, ये सब हो सकते हैं ऑपरेंड्स, और जो हो जाएगा प्लस माइनस एस्ट्रिक स्लैश, ये सब होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखो यहाँ पे देखो इंट b इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, c इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो क्या मैं इंट z जो कि z इक्वल्स टू b इंटू सी कर सकता हूँ, या फिर इंट z इक्वल्स टू b इंटू सी इक्वल्स टू z। अब हम अपने रूल्स मैथमेटिक्स में, जैसे कि 10th का मैथ्स हो गया, उसमें हम लोग लिखते हैं a इक्वल्स टू b या फिर b इक्वल्स टू a, सेम होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा सेम नहीं होता है, a इक्वल्स टू b तो b इक्वल्स टू a नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू b इंटू सी लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता b इंटू सी इक्वल्स टू z। करके देखते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो int इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो int z इक्वल्स टू a इंटू
बी लिख सकते हैं। ठीक है, रन करके देखते हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ प्रिंटफ डाला ही नहीं है। प्रिंटफ एक दे देते हैं, प्रिंटफ परसेंटाइल डी जेड। चलो बढ़िया। एरर क्यों यहाँ पे प्रोड्यूस किया? क्योंकि यहाँ मैंने कॉमा नहीं दिया। कॉमा दे दो यहाँ पे, सेव कर लो। देखो 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू बी इक्वल्स टू जेड? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखते हैं। देखो ये फटाक से एरर दे देगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंट a लिख दिया और यहाँ पे एस्ट्रिक डाल दिया। एस्ट्रिक देखो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लेकिन इज इक्वल्स टू ये एक एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब ये चीज़ों को एक दूसरे में कंपाइल करता है, एसोसिएटिव मार्क है वो। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाला z इक्वल्स टू a इंटू बी, ये लीगल है। इंट a इंटू बी इक्वल्स टू z इलीगल। चलो इलीगल है ये। नॉट रिकमेंडेड। चलो बढ़िया। अब उसके बाद आ जाओ ये मॉड्यूलर फंक्शन में। मॉड्यूलर फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है? देखो बेसिकली ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। अब 5 मॉड्यूलर 2 करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। और ये की फ्लोट्स में इसका अप्लाई नहीं हो सकता है। और देखो अब आ जाओ कोड्स पे। यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे आ जाओ शुरू से। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक इंट a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ printf the remainder of 5 divided by 2 is परसेंटाइल d, जो कि आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 से। चलो देखो, तो देखो द रिमाइंडर ऑफ 5 इज परसेंटाइल d, जो कि है 1। द रिमाइंडर ऑफ 5 इज 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि साइन इज सेम एज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का जो भी साइन होगा, अगर यहाँ पे -5 होता तो इसका वैल्यू क्या होता? देखो द रिमाइंडर ऑफ 5 इज 1। क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो -1, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज -1। अब इसमें माइनस कहीं भी हो, डिनोमिनेटर में ही क्यों ना माइनस हो। देखो मैं डिनोमिनेटर में माइनस डाल दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर में भी माइनस होगा तो भी ये -1 ही प्रिंट करेगा।
सॉरी 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर का साइन पकड़ता है। देखो यहाँ नोट्स पे से समझो, साइन इज सेम ऑफ द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर का साइन होगा वही आ जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर। नोट्स पे नो ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है कोडर्स में, कि वो लोग एज्यूम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड ले आता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे printf multiplication of a and b is %d, जो कि है a। अब देखो यहाँ पे अगर a इंटू बी, पॉइंट का मतलब मैथमेटिक्स में हमारे पास b मल्टीप्लाई होता है, तो अगर मैं a पॉइंट b करूँ तो क्या ये मुझे मेरा आउटपुट देगा? देखते हैं। देखो यहाँ पे एक एरर दे दिया, देखो एरर। तो हम अगर यहाँ पे अगर हम ऐसा भी करते हैं, जैसा कि हम मैथ्स में करते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है ऑप्शन कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या ये मेरा रन कर जाएगा? क्या हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि ये समझ जाए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है? चेक करते हैं। देखो कंपाइलर नहीं समझा, वो कुछ भी एज्यूम नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दूंगा देयर इज नो एज्यूमिंग इन द कंपाइलर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक एस्ट्रिक मार्क देना होगा। बिना एस्ट्रिक मार्क के ये नहीं हो पाएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज 15। चलो बढ़िया, अब आ जाओ वापस से नोट्स पे। देयर इज़ नो ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल इन सी। देखो अब एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे मैं ये दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। लोग ये समझते हैं कि इंट a और b एक मैं कर लेता हूँ। तो देखो द एक्सपोनेंशियल ऑफ a क्यों सीधा लेते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑफ 4 टू द पावर, इसे जो एजम्स करते हैं लोग, जो मिसकंसेप्शन है, इसे पावर समझने का, 4 टू द पावर 5 इज %d, जो कि है 4 पावर 5। तो क्या ये मेरा आउटपुट दे देगा 4 टू द पावर 5? क्या ये आउटपुट देगा? चेक करते हैं, रन करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 टू द पावर 5 इज़ 1। अब आपको भी और मुझे भी पता है कि 4 टू द पावर 5 1 नहीं होता है, तो इसने एरर क्यों नहीं दिया? अब इसने एरर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो मार्क है, ये जो हमारे पास ये जो मार्क है, ये एरर प्रोड्यूस नहीं करता। अब ये मार्क क्या है? देखो इसे हम कहते हैं बिट वाइज जॉर ऑपरेटर। अब बिट वाइज जॉर ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ। बिट वाइज जॉर ऑपरेटर, देखो बिट वाइज जॉर ऑपरेटर, कहीं पे एक रेफरेंस वेबसाइट मिले तो मैं दिखा दूँ। चलो देखो इमेजेस में देख लेते हैं।
देखो तो वो बिटवाइज XOR ऑपरेटर होता है। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें टू द पावर का यूज़ करना है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे बस कर देना है 4 टू द पावर 5 इज, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाव का, पाव 4,5 बस। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना एक हेडर फाइल में हैशटैग इंक्लूड math.h बस। अब ये कर देंगे। देखो द एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 टू द पावर 5 इज 0। अब 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटाइल d का यूज़ किया। यहाँ अगर परसेंटाइल f यूज़ करूँगा तो देखो 4 टू द पावर 5 इज 1024.0000। अब 4 टू द पावर 5 कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी। चलो हमेशा याद रखना, पावर का यूज़ कर रहे हैं तो परसेंटाइल f लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हेडर फाइल में math.h लगेगा। चलो बढ़िया। अब आ जाओ वापस से नोट्स में। अब देखो टाइप कन्वर्जन देखो, एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन, अगर इंट और इंट यानी कि अगर इंटीजर और इंटीजर वैल्यू में हो रहा है तो उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर वैल्यू में आएगा। फ्लोट और इंट वैल्यू का, इंटीजर वैल्यू का कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा फ्लोट में आएगा, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ में। तो उसके लिए हमें परसेंटाइल f लेना है। फ्लोट और फ्लोट का अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो उसका आउटपुट ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा, तो उसके लिए हम परसेंटाइल f का लेंगे। अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, ये इंपॉर्टेंट, ये वाला अच्छे से समझना। 5 डिवाइडेड बाई 2 इसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है 2.5, ठीक है 2.5 होता है। लेकिन अगर हम इसे इंटीजर में यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर की तरह यूज़ कर रहे हैं, इंट वैल्यू में यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका आउटपुट इंट में ही देगा, इंटीजर में ही देगा। तो 2.5 को ये राउंड अप करके 2 लिख देगा। वहीं अगर हम लिखेंगे 5.0 डिवाइडेड बाई 2 और इसको डालेंगे परसेंटाइल f में, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये वाला सबसे पहले हटा देता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो डिवाइडिंग 5 डिवाइडेड बाई 2 इज परसेंटाइल d जहाँ की हो रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो डिवाइडिंग 5 बाई 2 इज 2। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता 5.0 और यहाँ पे कर देता परसेंटाइल f और यहाँ पे कर देता 5.0, तो क्या होता? देखो 5.0 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5 आ गया हमारा आंसर। तो अगर हम इंट वैल्यू को करेंगे तो उसका राउंड अप हमें हमेशा इंट में मिलेगा, यानी कि इंटीजर में मिलेगा। अब वैसा ही सेम 2.5 करेंगे तो 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू होता है 0.4, जो कि अगर इंट में करेंगे तो यहाँ हमारा राउंड अप करके 0 हो जाएगा, और डेसिमल में करेंगे तो हमारा आंसर अच्छे से आएगा। अब देखो नोट इसमें क्या है कि इंट a का वैल्यू अगर 3.5 लेते हैं तो इन दिस केस 3.5 जो कि फ्लोटिंग वैल्यू है वो डिमोट हो जाएगा इंट में, जैसे कि मैंने समझाया कि इसे राउंड अप कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा इंट में। और फ्लोट अगर 8 है तो उसे राउंड अप करके प्रमोट कर दिया जाएगा 8.0 में। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप लोग देखो, इसे समझो, सॉल्यूशन मत देखो, अभी सॉल्यूशन के लिए टाइम मिलेगा। देखो इंट k इक्वल्स टू 3.0 डिवाइडेड बाय 9, वैल्यू ऑफ k क्या होगा एंड y, ऐसा क्यों होगा? तो देखो
यहाँ पे इंट के बनाना है सबसे पहले। इंट के इक्वल्स टू 3.0 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे कर देना है 3.0 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इंट मिलाना है। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल डी लिखेंगे, यहाँ पे 3.0 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, आप पॉज करके कमेंट में आंसर लिख दो, तब तक मैं इसका बता देता हूँ, मैं वेट कर लूँगा तब तक। आंसर लिखने के बाद मैच कर लो इसका। देखो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो इंट में ये मुझे दे देगा 14316555376 एनीथिंग, कुछ भी आंसर प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 3.0 एक फ्लोटिंग नंबर है। यहाँ f डालो, कंट्रोल S करो, और यहाँ पे इंट की जगह पे फ्लोट लिखना होगा, कंट्रोल S। देखो 3.0 डिवाइडेड बाय 9 इज 0.333333 आंसर हमारा। समझ गए? आगे आ जाते हैं अब देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिटरली काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझो तो समझना कि तुमने अर्थमेटिक का जितना भी, अगर तुम मैथ्स रिलेटेड सी प्रोग्राम करोगे तो उसमें तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x ब्रैकेट के में करके फिर माइनस 8y, या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 8y ब्रैकेट क्लोज। अब क्लास 10th का मैथमेटिक्स उठा लो, उसमें हमारे पास बॉड मास होता है। बॉड मास का बेसिकली यही मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखो सी लैंग्वेज में बॉड मास का कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सी लैंग्वेज में, हाँ सही सुन रहे हो, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में बॉड मास के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया है इसका सॉल्यूशन आएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस से, कि कंपाइलर कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट करेगा, पहले मल्टीप्लाई को करेगा या पहले माइनस को करेगा या पहले ब्रैकेट को करेगा या पहले मल्टीप्लाई को करेगा फिर सब्सट्रैक्शन को करेगा, क्या करेगा। तो देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है जो कि पहले दिया गया। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी में होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर। सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रायोरिटी होता है कि वो पहले मल्टीप्लिकेशन को चेक करे, फिर डिवीजन को चेक करे और फिर मॉड्यूलर को चेक करे, ये उसका पहला प्रायोरिटी होता है। सेकंड प्रायोरिटी में उसके पास आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और थर्ड प्रायोरिटी में इक्वल्स टू का आता है। अब देखो यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं हटा देता हूँ। इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। अब देखो printf division and addition of a and b is percentile d। a डिवीज़न है ना, तो a डिवाइडेड बाय b और उसके बाद प्लस दे दूंगा और प्लस दे दो b कर दो ऐड में। तो देखो इसका आंसर देखो डिवीजन एंड एडिशन ऑफ a एंड b 7। अब देखो इसने किया क्या, a और b को इसने पहले एग्जीक्यूट किया क्योंकि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ यहाँ पे डिवीजन देखना। तो डिवीजन में 10 को 5 से डिवाइड किया तो हुआ 2, 5 2 10 होता है। अब आ जाता है उसका सेकंड प्रायोरिटी प्लस में, तो प्लस में वो देखा 2 प्लस b की वैल्यू 5, तो उसने आउटपुट दे दिया 7।
होपफुली यहाँ तक समझ गए हो कि प्रायोरिटी क्या होती है। पहले कौन सी प्रायोरिटी चूज़ करेगा कंपाइलर, तो पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर का प्रायोरिटी चूज़ करेगा, सेकंड में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और थर्ड में इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक पिक रिस्क पॉइंट ये आता है कि क्या हो अगर यहाँ पे मैं एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन दे दूँ, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। तो कंपाइलर इतना स्मार्ट है क्या, वो पहले इसे करेगा, पहले किसे चूज़ करेगा, मल्टीप्लाई को करेगा या डिवीज़न को करेगा, पहले किसे चूज़ करेगा। ऐसे में हमारे पास काम आता है एसोसिएटिविटी। देखो अब देखो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी तो काम आएगी, लेकिन क्या होती है, when operators of equal priority are present in the expression here the tie is taken care by associativity। अब देखो x into y divided by z, तो इसमें हम कैसे एसोसिएटिविटी को पुट कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी को पुट करने के लिए हमारे पास सिंपल रूल होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देना है। तो देखो डिवीज़न अगर मुझे पहले करना है तो पहले मैं डिवीज़न को कर लूँगा, कंट्रोल एस करके रन कर दूँ। देखो डिवीज़न को कर लिया, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को कर लूँगा, ठीक है, या फिर देखो मल्टीप्लिकेशन को कर लूँगा। और देखो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, x स्लैश फॉलोज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे एस्ट्रिक होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है। लेफ्ट टू राइट मेरे कहने का मतलब है पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे फॉलो होता है लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर ऐसे फॉलो होता है। अब देखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे हमारे पास, जिसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक तरीके का कंट्रोल्स में फ्लो प्रोग्राम होता है। देखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेकंड होता है डिसीजन इंस्ट्रक्शन, थर्ड लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और फोर्थ होता है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सी लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा समझ लो प्रीमियम टॉप नॉच सेक्शन है जिसे हम टच करेंगे। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि वो समझने वाला चैप्टर है, तो उसके लिए हम अपना प्रोग्रामिंग अच्छे से करेंगे। तो चलो यहाँ तक हम समझ में आ गया, होपफुली यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नोट्स डाउनलोडेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो बाद में, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि नोट्स पढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो देख लो, शुरू से अंत तक देखो वीडियोज़, क्योंकि वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया बॉयलर प्लेट कोड लगाने वाला, मैंने ये बताया कैसे आप यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कैसे आप एक साथ कर्सर को यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ और सारे स्टेप्स को अच्छे से करते हैं हम लोग। तो इसीलिए वीडियोस को देखना इम्पॉर्टेंट है। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, होपफुली यू गॉट टू लर्न समथिंग। तो आज चैप्टर यहीं पे रैप अप करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। उसके लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। और इफ़ यू गॉट एनी सजेशंस प्लीज़ ऑल्सो डू कमेंट फॉर दैट। एंड तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, पीस आउट।